गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय विकास। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो कुछ डेवलपमेंट हुआ उसकी स्टडी आज हम लोग करने वाले हैं। विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय विकास। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा कुछ ऐसे लैंडमार्क्स होते हैं जिनके आधार पर उसकी पहचान होती है। वर्तमान में यदि हम देखें तो 3 लैंडमार्क हमें दिखाई देंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देन 1991 ग्लोबलाइजेशन एरा जो आया। हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का डेवलपमेंट चूँकि आज के क्लास में स्टडी कर रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले क्या स्पेसिफिक कंडीशंस इंटरनेशनल वर्ल्ड या पॉलिटिक्स की थी, तो हम देखते हैं पूरा यूरोप 1492 में जब से कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तब से लेकर 1945 तक यूरोप का पूरे वर्ल्ड पर एक छत्र साम्राज्य रहा। यूरोप के कंट्रीज की पूरे वर्ल्ड में 70% वर्ल्ड पर अपनी कॉलोनीज डेवलप की। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एकदम इतना चेंज आया कि इसके आधार पर हम इसको एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक के रूप में पढ़ने लगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे टीवी काली जारवी ने भी कहा है कि ये एक ऐसा मोड़ बिंदु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कहा जा सकता है कि जिसके बाद कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए जो पहले की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सोचे भी नहीं जा सकते थे। तो हम यदि टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट्स को देखते हैं, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। पहला पॉइंट आता है हमारा यूरोपियन प्रभुत्व का अंत। तो इसमें हम कहना चाहेंगे 1492 से जब से अमेरिका की खोज हुई तब से लेकर 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक यूरोप का जो साम्राज्य पूरे विश्व भर में फैला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ये सेकेंडरी सुपर पावर्स बन गई। मतलब इनकी पावर्स इंटरनेशनल लेवल पर इतनी खत्म हो गई कि ये दूसरे कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में रखने की कैपेसिटी में नहीं रही। तो यूरोपियन प्रभुत्व का जो अंत हुआ वो एक बहुत बड़ा चेंज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हम मानते हैं। और इसके बाद में 2 सुपर पावर निकल कर आई, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि इन दोनों ही राष्ट्रों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत लास्ट में शामिल हुआ था और सोवियत संघ वैसे इतना पावरफुल कंट्री है कि उसके बहुत ज्यादा नुकसान इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं हुए। तो कहने का मतलब यूरोपियन प्रभुत्व का, हम पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, यूरोपियन प्रभुत्व का अंत। प्रभुत्व का अंत 1492 से 1945 तक। क्लियर? ओके। अब हमने सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। विश्व युद्धोत्तर जो अंतर्राष्ट्रीय विकास या जो ट्रेंड्स थी उसका सेकंड पॉइंट आता है परमाणु युग का सूत्रपात। आपको ध्यान होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान बहुत आगे तक बढ़ चुका था, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था लेकिन जापान सरेंडर नहीं कर रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहीं पर ये नहीं लग रहा था कि खत्म होने वाला है, तब अमेरिका ने अचानक से 6 और 9 अगस्त को जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम का जो इस्तेमाल किया उससे पूरी दुनिया अवाक रह गई। ओह माय गुडनेस! मतलब विश्व की जो परिस्थितियां थी वो मानव से ऊपर उठ गई। ऐसी स्थितियां कि मानव उसको अपनी कंट्रोल में भी नहीं रख सकता। अंतरराष्ट्रीय राजनीति अब अति मानुषी नजर आने लगी और ये लगा कि अमेरिका, माय गॉड, क्या चीज है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर नेचुरली एकदम से खत्म होना था, जापान को सरेंडर होना पड़ा। और इसके जो इम्प्लीकेशंस या इसके प्रभाव यदि अपन देखें तो उस समय से जो एक न्यूक्लियर वेपन्स की दौड़ शुरू हुई वो अविरल रूप में अभी तक चल रही है। हालांकि
ये जो दौड़ शुरू हुई, इसके बाद में हमने डिसआर्मामेंट के लिए, निशस्त्रीकरण के लिए भी एफर्ट शुरू कर दिए, लेकिन ये दौड़ आज भी अविरल चल रही है। लेकिन उस समय 45 में अमेरिका ने पहली बार किया, बाकी किसी अन्य राष्ट्र को इसका नॉलेज नहीं था। सोवियत संघ ने उसी समय ये डिसाइड कर लिया था कि वो बहुत जल्दी अमेरिका के समकक्ष आने के लिए उससे भी ज्यादा ताकत का परमाणु बम या इस तरह की टेक्निक हासिल करेगा। तो परमाणु युग का जब सूत्रपात हुआ, तब ये लगा कि तीसरा वर्ल्ड वॉर यदि हुआ तो उसमें लड़ने के लिए कागज पत्थर पहाड़ ये रह जाएंगे, ह्यूमन बीइंग उसमें नहीं बच पाएगा। तो परमाणु युग का जो एक अंतहीन सिलसिला शुरू हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क हमें नजर आता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? एशिया और अफ्रीका का जागरण। एशिया अफ्रीका का जागरण। एशिया और अफ्रीका 1945 तक 60 से 70% ये एरिया यूरोप के किसी न किसी कंट्री की एक कॉलोनी बना हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से, जैसे भारत में भी आप देखते हैं 1920 के बाद हमारा फ्रीडम मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज गति से बढ़ रहा था। हालांकि शुरुआत उसकी 1857 में हो चुकी थी, परंतु उसके 1920 के बाद जब से गांधी इस आंदोलन में शामिल हुए, उन्होंने इस आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया और उसी का नतीजा था कि हम 47 में अंग्रेजों के दास्ता से मुक्त हुए या आजाद हुए। तो यही सिलसिला एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जिसको सम्मिलित रूप में हम तीसरी दुनिया कहते हैं, एक एक करके राष्ट्र आजाद होने लगे थे। तो ये एक बहुत बड़ी इवेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की कही जा सकती है। इसमें भी कहीं न कहीं जो हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, यूरोपियन प्रभुत्व का अंत, क्योंकि यूरोपियन पावर्स अपने आप में ही शक्तिहीन होती जा रही थी, उनका अपने कॉलोनीज पर से कंट्रोल खत्म होता जा रहा था और इसी का परिणाम था एशिया अफ्रीका के राष्ट्र धीरे धीरे करके अपने दास्ता के चंगुल से आजाद होते जा रहे थे। आपको ध्यान होगा जो 1945 में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड पीस स्थापित करने के लिए। उसमें एक ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यास परिषद, जिसका काम होता है जो कॉलोनी वाली जो कंट्री है उन कंट्रीज का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के लोगों के वेलफेयर के काम करना। तो आप 1970 तक यदि देखते हैं तो न्यास परिषद के पास कोई काम नहीं बचा था, क्योंकि कोई दुनिया का देश अब उपनिवेश की स्थिति में नहीं रहा था। तो एशिया अफ्रीका का जागरण यानी कि तीसरी दुनिया के रूप में एक पावर का आना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट कहलाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, साम्यवाद का विस्तार। साम्यवाद का विस्तार। आपको याद होगा 1917 में लेनिन के नेतृत्व में जो सोवियत संघ में साम्यवादी क्रांति हुई, तभी से सोवियत संघ का यह प्रयत्न था कि वो विश्व के अधिकांश देशों में साम्यवादी परचम फहराएगा। उसी की होड़ में उसने धीरे धीरे अपने पिछलग्गू, अपने समर्थक राष्ट्रों में साम्यवादी सरकारों को स्थापित करना शुरू किया। और ये जो साम्यवाद को बढ़ाने की आकांक्षा या महत्वाकांक्षा सोवियत संघ के मन में पनप रही थी, उसने पूरी दुनिया को एक नए ही एरा में प्रवेश करवा दिया, जो हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। तो साम्यवाद का प्रसार सोवियत संघ ने पूरे पूर्वी यूरोप में, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया ऐसे कंट्रीज में एक एक करके साम्यवादी सरकारें स्थापित करवा दी। कुछ वहां की जनता की चाहत से हुई, तो कुछ सोवियत संघ ने
अपने प्रेशर से या अपने आर्थिक सहायता की आड़ में या अपने पावर का डर दिखाकर वहां पर साम्यवादी सरकारें स्थापित की। तो कहने का मतलब पूरे पूर्वी यूरोप में एक ही ऐसा समय आ गया था 1945 से 1955 तक का जो समय है, उसमें इन 7 से 10 कंट्रीज के बीच में साम्यवादी सरकारें हमें नजर आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शीत युद्ध। शीत युद्ध, शीत युद्ध क्या था? 45 के बाद में, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि दो सुपर पावर, एक थी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी सुपर पावर थी सोवियत संघ, जिसको शॉर्ट में हम यूएसएसआर बोलते हैं। इन दोनों सुपर पावर्स ने, ये कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवाद की समर्थक और ये साम्यवाद का समर्थक कंट्री, जो विश्व अब से पहले उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को लेकर एक गति पकड़ रहा था या वो उसकी पहचान बनी हुई थी, अब ये समय के साथ ही किसी उसमें खो गई और नई एक सोच निकल कर आई। दोनों महाशक्तियों ने विचारधाराओं के आधार पर पूरे विश्व में प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की और इस प्रभुत्व की आड़ में दोनों महाशक्तियों के द्वारा जो कृत्य किए गए, मतलब एक दूसरे के खिलाफ प्रचार प्रसार, अपनी विचारधारा, जैसे अमेरिका ने पूंजीवाद के प्रसार के लिए भरसक प्रयत्न किए, सोवियत संघ के द्वारा साम्यवादी प्रसार के लिए जो प्रयत्न किए गए, एक दूसरे के खिलाफ उल्टा सीधा प्रचार प्रसार करना, अपने संस्कृति का बढ़ चढ़कर वर्णन करना, बखान करना, दूसरे की संस्कृति की आलोचना करना, अर्थात एक दूसरे के प्रति मस्तिष्क में जो कटुता, विषाद की स्थिति उत्पन्न हुई, उसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर या शीत युद्ध। और ये शीत युद्ध वैसे बैकग्राउंड से देखें तो 1917 के इवेंट से ये चालू हो गया था, लेकिन 1945 के बाद में जब दोनों सुपर पावर वर्ल्ड लेवल पर प्रत्यक्ष दिखने लगी, तब से लेकर जब सोवियत संघ का पतन हुआ या उसका विघटन हुआ, तब तक 45 से 91 तक यानी 46 ईयर तक कोल्ड वॉर की चपेट में पूरी दुनिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रही है। कोई कंट्री ये नहीं कह सकता कि वो शीत युद्ध से एकदम परे है। कोई किसी को प्रत्यक्ष रूप में किया तो किसी को अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित होना पड़ा। तो कोल्ड वॉर भी एक बहुत बड़ी इवेंट दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमें नजर आती है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन अलाइनमेंट या गुट निरपेक्षता। निरपेक्षता, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NAM, नाम नॉन अलाइन मूवमेंट। अब गुट निरपेक्षता, इससे पहले वाले पॉइंट में आप देख रहे थे कि दो सुपर पावर के दो ब्लॉक बन चुके थे वर्ल्ड लेवल पर, पूंजीवादी और साम्यवादी। दोनों महाशक्तियों ने पूरे विश्व के कंट्रीज को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक किसी भी प्रभाव से अपने अधीन लाने का, अपने समकक्ष लाने का प्रयास किया। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज थे जो कि आपने एक पॉइंट पढ़ा था, एशिया और अफ्रीका का जागरण। तो एशिया अफ्रीका के जो राष्ट्र अभी अभी नई नई आजादी प्राप्त करके उसकी खुशी भी पूरी नहीं मना चुके थे कि दोनों महाशक्तियां डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन राष्ट्रों को अपनी दास्ता के चंगुल में फंसाने के जो प्रयत्न कर रही थी। तो तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को कहीं कहीं ये संकोच हो रहा था कि एक तरह से आजादी प्राप्त करके वापस उसको इन महाशक्तियों की यहाँ गिरवी रखना शायद हमारे लिए उचित नहीं होगा। तो एशिया अफ्रीका में, जिसमें एक भारत भी लीडिंग कंट्री था, यूगोस्लाविया, मिस्र और घाना, इन राष्ट्र के नेताओं ने यानी पंडित नेहरू, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर और एनक्रूमा, घाना के एनक्रूमा, इन चारों ने ये डिसाइड किया कि दोनों ही सुपर पावर से यदि बराबर दूरी रख के हम दोनों से अच्छे संबंध भी रखें और हमारा जो विजन है वो एकदम न्यूट्रल विजन होगा। यदि किसी एक ग्रुप के साथ हम जुड़ जाएंगे तो हमें स्वाभाविक रूप में उसी का गुणगान करना पड़ेगा और दूसरे को नहीं चाहते हुए भी अपना विरोधी समझना पड़ेगा।
तो तीसरी दुनिया के इन राष्ट्रों के द्वारा इन दोनों ही महाशक्तियों से समान दूरी अपनाते हुए इन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति का वो अवलंबन किया। मतलब दोनों ही गुटों से निरपेक्ष रहकर विश्व राजनीति में सक्रिय रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना, ये इनकी गुटनिरपेक्षता की पॉलिसी थी। गुटनिरपेक्षता का क्लियर कट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आगमन 1961 में हुआ, जब 1961 में बेलग्रेड में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ। तब इसकी संख्या मात्र 25 थी और वर्तमान में यदि इसकी संख्या देखते हैं तो वो 120 कंट्रीज है। तो गुटनिरपेक्षता का उदय या इस आंदोलन का आना भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की एक बहुत बड़ी इवेंट समझी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है